जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तब फिर क्यों आप आंदोलन कर रहे हैं? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? मैं आपको बता दूं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के हाई कोर्ट को, इस देश के संविधान को अगर सबसे ज्यादा कोई कौम मानती है तो सामान्य वर्ग के लोग मानते हैं। अगर सबसे ज्यादा कोई मानता है तो सामान्य वर्ग के लोग मानते हैं। हम कभी, हमारे खिलाफ कितना भी अन्याय अत्याचार हो जाए, लेकिन हम कभी इस देश का नुकसान नहीं करते। बीते दिनों जिस तरीके से सामान्य वर्ग के बच्चों को यूजीसी के काले कानून के द्वारा शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया गया, इतना बेकार कानून आया हमारे समाज के लोगों के लिए, फिर भी हम लोगों ने क्या किया? हमने ना ही कोई ट्रेन चलाई, ना ही हमने कोई ट्रेन रुका, ना ही हमने कोई बसें चलाई। हम लोग हमेशा शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए। हम हमेशा शांति की बात करते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी थे, तीनों लोक के स्वामी थे। फिर भी वो एक बार कौरवों के पास गए और कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दो, हम उसी 5 गांव में संतुष्टि पालेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब दुर्योधन ने बांधने की बात कर दी नारायण को, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अब जब युद्ध है तो युद्ध ही होगा। हम कभी किसी जाति मजहब के खिलाफ नहीं हैं। अभी बीते दिनों यहां पर यूजीसी के समर्थन में एक प्रोटेस्ट किया गया। उस प्रोटेस्ट में सामान्य वर्ग के खिलाफ नारे लगाए गए। हमने जब नारे लगाए तो हमने कहा कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने नारे जब लगाए कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसलिए कहा क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है। यह देश इस देश के लोगों का है, न कि किसी प्रधानमंत्री, न किसी मुख्यमंत्री का है। इस देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद है, किसी के बाप की बपौती नहीं है। यह देश इस देश के लोगों का है और इस देश के लोग हम भी हैं, इस देश के नागरिक हम भी हैं। अगर आज एक डाटा निकाला जाए तो आपको पता चलेगा कि इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान हमने दिया है। इस देश में शौचालय से लेकर मंत्रालय तक हमारी रियासतों पर बने हैं। शौचालय से लेकर मंत्रालय तक हमारी रियासतों पर बने हैं। हमारे बाप दादाओं ने जब इस देश को जमीनें दान में दी, तब ये खंड खंड में बटा हुआ भारत अखंड भारत बना। आज इस देश में संविधान की बात हो रही है, आज इस देश में एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर आजादी की गोली पहली मंगल पांडे ना चलाए होते तो मैं बात खुल करके कह रहा हूं कि ना देश आजाद होता, ना देश में देश का संविधान लागू होता। और जब हम आजादी की लड़ाई लड़े तो हमारी कोई इच्छा और कोई अपेक्षा नहीं थी कि हमें कुछ चाहिए। बस यही एक सपना था कि आजाद भारत में हमारे देश के लोग आजादी की सांस ले सकें, इसलिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की व्यवस्था का कि जिस कौम ने सबसे ज्यादा अपना योगदान, अपना त्याग, अपना बलिदान इस देश के लिए दिया, उसी कौम को समय समय पर अपमानित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम इस देश की सरकारों के द्वारा किया गया। आज भी एक पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा, जो सामान्य वर्ग के सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं एक बात बताऊं, उनके लिए मेरे समाज के लोगों ने पहले ही चूड़ियां भिजवा दी है। तो जिनके लिए चूड़ियां पहुंची उनसे क्या कहें अब हम? जिन्होंने हंसकर, मुस्कुराकर, तालियां बजा करके SC/ST एक्ट को पास करवाया, वो क्या यूजीसी पर विरोध करेंगे? बताइए आप मुझे, क्या विरोध करेंगे? फिर क्यों उनसे मैं उम्मीद? समाज अब जाग गया है, मेरा समाज अब जाग गया है। ये जो जंतर मंतर पर इतने लोग इकट्ठे हैं, ये एक मैसेज लेकर के आए हैं इस देश के प्रधानमंत्री को देने के लिए कि प्रधानमंत्री महोदय, अब हम जाग गए हैं।
अब हम अंधभक्त नहीं हैं। अब हम वो नारा नहीं लगाने वाले कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। कल एक कार्यक्रम में मैं गया था, हमारे बहुत करीबी हैं, वो एक विशेष पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा, अरे आप तो हमारे ही खिलाफ लड़ते रहते हैं, सौभाग्य से वो हमारे ही सुजातीय थे। मैंने कहा, भाई साहब, जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम पार्टी को लेकर क्या करेंगे? जब हमारी जाति ही नहीं रहेगी तो हम पार्टी को लेकर क्या करेंगे? इस देश में आजादी के 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना लिए। 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन समरसता के नाम पर स्वतंत्रता पाने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, समरसता के नाम पर सवर्णों का सिर्फ शोषण करने का काम किया गया। सवर्णों का सिर्फ शोषण करने का काम किया गया। हमारी एक बहन यहाँ पर थी, मेघा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक नारा लगवाया गया था, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी जेएनयू के धरती पर, ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी डीयू की धरती पर। 3 महीने से प्रचार प्रसार इस कार्यक्रम का चल रहा है। आज वो माई के लाल कहाँ गए जो कब्र खोद रहे थे ब्राह्मणवाद का? आज वो माई के लाल कहाँ गए कब्र खोद रहे थे जो ब्राह्मणवाद का? अपने दम पर छाती ठोक करके यहाँ पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ। सुनिए, हम किसी को नाजायज छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं हैं। जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारा वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है, रक्त नहीं बदला है। हम भगवान परशुराम, महाराणा प्रतापाचार्य, चाणक्य के वंशज हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं। हमारा सिर्फ समय बदला है, खून नहीं बदला है। हम मौन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं। जिस दिन हम जात को प्राथमिकता देते हैं तो हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी जाति दिखाई देती, हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हमारी जाति दिखाई देती। हम कभी जात को लेकर नहीं चलते हैं। एक ब्राह्मण जब भागवत करता है, पूजा पाठ करता है, वेद मंत्रों का उच्चारण करता है तो क्या कहता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। जिस विश्व में तालिबानी भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, हमारा हृदय इतना बड़ा है कि हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, और तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो। तुम हमारे ऊपर शोषण का आरोप लगा रहे हो। 200 साल अंग्रेजों का शासन था, 700 साल 800 साल मुगलों का शासन था, इसके पहले सगहुड़ियों का शासन था। तो क्या सिर्फ आपका सवर्णों ने शोषण किया? वो लोग आपको अपना जीता बनाकर बैठाए थे? बताइए, क्या सिर्फ आपका सवर्णों ने शोषण किया? गलत हम करते नहीं और गलत बर्दाश्त करते नहीं। ये जो यूजीसी का मामला चल रहा है, अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हमारे देश की सरकारें लगातार कहती हैं कि हम जाति, धर्म, लिंग कहती हैं, लेकिन इस देश में प्रधानी से लेकर विधायक और सांसदी का चुनाव जात के आधार पर होता है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े मंत्रालय तक का बंटवारा जात के आधार पर होता है। यहाँ 5 किलो का राशन भी मिलता है तो आपके पीछे का टाइटल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट देख करके मिलता है। आपके बच्चों को स्कॉलरशिप भी अगर मिलता है तो आपके पीछे का टाइटल देख करके दिया जाता है। आपके समाज के लोगों को प्रधानी में चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ आपका जात दे करके दिया जाता है। जब सारी जगह पर जातवाद है, और ये जातवाद फैला कौन रहा है? यही सरकारें फैला रही हैं जो 78 साल से इस देश से जातवाद खत्म करना चाहती हैं। मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर अभी सुबह में जब आया हूँ, मैंने देखा एक यादव जी भी मेरे समर्थन में आए थे, एक साहू जी मेरे समर्थन में आए थे, मतलब कई जात समुदाय के लोग हमारे समर्थन में आए थे। हम इंटर तक जिस दलित मित्र के साथ बैठकर खाना खाते हैं, हम इंटर तक जिस दलित मित्र के साथ बैठकर खाना खाते हैं, उसी दलित मित्र के साथ बीए में पहुंचने तक हाथ मिलाने से डरने लगते हैं, क्योंकि यूजीसी का एक ऐसा काला कानून है, हमें भय लगता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए। और उसमें बताया गया है जातगत भेदभाव में कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो भेदभाव होगा सिर्फ उसी को जातगत भेदभाव माना जाएगा। और ये लोग चाहे जितना ब्राह्मणों की कब्र खोदे,
ठाकुरों की कब्र खोदे, इस पर कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये बताया गया है यूजीसी के नए नियम में। और भेदभाव का अर्थ भी बताया गया है कि भेदभाव चाहे अस्पष्ट होगा या अंतर्निहित होगा। मतलब कोई राम को मानने वाला है, कोई राम को नहीं मानने वाला है। अगर गलती से राम को मानने वाला कॉलेज कैंपस में जय श्री राम का नाम लेकर गुजर गया और राम को ना मानने वाले लोगों को ये लग गया कि ये तो मुझको अपमानित करने के लिए राम का नाम ले रहा है, तो वो भी हमारे खिलाफ शिकायत कर सकता है, वो भी हमारे खिलाफ शिकायत कर सकता है। और आज ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये एक एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक एक क्रांति है, एक एक क्रांति है। और मेरे भाइयों, सिर्फ यहाँ के लोग नहीं बल्कि बहुत सारे कैमरे चालू हैं, पूरे देश के लोग मुझको देख रहे हैं, पूरे देश के लोग मुझको देख रहे हैं। पूरे देश के लोग मुझको देख रहे हैं। तो बस सबसे इतना बताना चाहता हूं कि हमारे बाप दादाओं ने इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए, हमारे बाप दादाओं ने इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए, हमने भी इनके राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे ढोए। लेकिन हमको क्या मिला? आरक्षण मिला। हमको क्या मिला? SC/ST एक्ट का काला कानून मिला। हमको क्या मिला? यूजीसी का काला कानून मिला। तो मेरे भाइयों, अब इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे फेंक करके 100 आर्मी के झंडे को अपने हाथों में उठा लीजिए, 100 आर्मी के झंडे को अपने हाथों में उठा लीजिए। और एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, आज एक बड़ा बवंडर चल रहा है पूरे देश में सवर्णों की एकता का, और इसमें भी बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग लगे हैं कि इसको कैसे भी भुनाया जाए, कैसे भी करके आगे आया जाए, कैसे भी करके नेता बना जाए। तो मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं, आप पहले उस लोगों का संघर्ष देखिए कि कौन कितने दिन से संघर्ष आपके लिए कर रहा है, कौन कितने दिन से संघर्ष कर रहा है। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। आज ये सारे काले कानून खत्म हो जाएं, कल मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज ये सारे काले कानून खत्म हो जाएं, कल मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। आज बवंडर चला है, होड़ मची हुई है श्रेय लेने की। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, हमको श्रेय मिल जाए, हमको श्रेय मिल जाए। सवर्ण आर्मी कभी श्रेय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए संघर्ष करती है। सवर्ण आर्मी कभी श्रेय के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए संघर्ष करती है। जब बहराइच की मिट्टी से हम निकले थे साइकिल से, तो हमको नहीं पता था कि हम इस लड़ाई को यहां तक लेकर जा पाएंगे। हमको नहीं पता था कि इस लड़ाई को लेकर हम यहां तक जा पाएंगे। लेकिन हमारा निस्वार्थ संघर्ष, हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत आज हमको यहां तक लेकर के आई है। तो भाइयों, आज बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे, सोच समझ करके विश्वास करना। मुझे इस बात का भय नहीं कि कोई दूसरा नेता बन जाएगा, कोई दूसरा चुनाव लड़ जाएगा। मुझे बस इस बात का भय है कि समाज के नाम पर षड्यंत्र करके समाज को कोई लूट ना ले जाए, समाज को कोई लूट न ले जाए। क्योंकि ये जो जागरूकता पैदा हुई है, ये एक दिन की नहीं है, ये 8 साल का संघर्ष है। इसमें से बहुत सारे बच्चे, वो सूरज तिवारी लड़का खड़ा है, ये साइकिल से चलता था बहराइच में, तब जाकर के संघर्ष करता था। हम और शिवम भाई मोटरसाइकिल से बैठ करके 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लगातार यात्रा करते थे और समाज की लड़ाई लड़ते थे। ये लड़ाई एक दिन में नहीं आई है, कई दिन लग गए हैं, कई साल लग गए हैं, तब जाकर के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और इस लड़ाई को किसी भी गलत हाथ में हम जाने नहीं देंगे, और इस लड़ाई को हम किसी भी कीमत पर किसी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। और एक बात और बता दूं, हम देखिए, हम दलितों का भी सम्मान करते हैं, हम पिछड़ों का भी सम्मान करते हैं। हम अपमान सिर्फ उसी का करते हैं जो अपमान हमारा करता है। जो ब्राह्मणवाद की कब्र खोदने की बात करेगा, मैं उसकी कब्र खोदने की बात करूंगा। जो सवर्णों की बहन बेटियों माताओं को गाली देने का काम करेगा, गाली देना तो हमारे संस्कार नहीं है, लेकिन उसके हाथ पैर को मैं तोड़ने का काम करूंगा, उसके हाथ पैर को मैं तोड़ने का काम करूंगा। कारण क्या है? हमारा मौन ही हमारे मृत्यु का कारण बन जा रहा है। जब हमारे समाज को गालियां दी जाती हैं तो हमारे लोग कहते हैं, अरे रहने दो, ये तो छोटे लोग हैं, ये इनकी नीच मानसिकता है, इनको देने दो, हम लोग ऊंची सोच के हैं, हमें कुछ नहीं कहना है। यही कह कह करके आज इनका इतना मनोबल बढ़ गया कि एक तथाकथित IAS अधिकारी
कह रहा है कि इनकी बहन बेटियां हमारे साथ सोएं या हमारे साथ शादियां करें, इनकी बहन बेटियां हमारे साथ सोएं या शादियां करें, इतना इनका मनोबल बढ़ गया है। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जो सीमा क्रॉस कर जाए वो सहनशीलता नहीं बल्कि कायरता होती है, वो सहनशीलता नहीं बल्कि कायरता होती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं, बावन ठाकुर, लाला बनिया भूमियार, शेख सैयद खान पठान, खत्री अरोड़ा, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने बाप दादाओं की वीरता गा गा करके अपनी कायरता को मत छुपाइए, अपने बाप दादाओं की वीरता गा गा करके अपनी कायरता को मत छुपाइए। अगर आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं तो ये समय है स्वयं महाराणा प्रताप बन जाइए, अगर परशुराम के वंशज हैं तो यह समय है स्वयं परशुराम बन जाइए, अगर आचार्य चाणक्य सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं तो यह समय है सुभाष चंद्र बोस बन जाइए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और समाज में जितने संगठन चल रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे संगठन बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे मिशन एक हैं। हमारे संगठन अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे मिशन एक है। ये लाल टोपी लगाए नीरज सिंह जी बहुत पुराने साथी हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम 2020 में नीरज भाई से मिले थे, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको श्रेय उरेय का मतलब नहीं है। ये लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिखते रहे, मैं जानता हूं जब मैंने आरक्षण मुर्दाबाद लिख रहा था तब से ये लोग, हो सकता है उससे पहले से आरक्षण मुर्दाबाद ये लोग लिख रहे हैं। ऐसे अनगिनत साथी हैं, रविंद्र जठेरी, बहुत लोगों ने इसको पल्लवित और पोषित करने का काम किया है। इस मंच से बेशक सर्वेश पांडे बोल रहे हैं, इस मंच से बेशक सर्वेश पांडे बोल रहे हैं, लेकिन ये आवाज गांव के निचले पायदान पर बैठे एक एक सौर की आवाज है जो सर्वेश पांडे के मुंह से निकल रही है, सर्वेश पांडे के मुंह से निकल रही है। हमारे समाज के उन बेबस लाचार कर्मचारियों अधिकारियों की भी ये आवाज है जो नौकरी में रह करके बेचारे बोल नहीं सकते, ये उनकी भी आवाज है जो सर्वेश पांडे के मुंह से निकल रही है। ये उन माताओं की आवाज है जिनका बच्चा पढ़ रहा है, ये उन बहनों की आवाज है जिनका भाई पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये पूरे सामान्य वर्ग की आवाज है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की आवाज नहीं है। और सुनिए, ये तो हमने अभी टेलर दिखाया है, ये तो हमने अभी टेलर दिखाया है, ये तो अभी हमने टेलर दिखाया है, मूवी नहीं रिलीज की है। अभी एक पत्रकार महोदय पूछ रहे थे आपकी आगे की रणनीति क्या है। मैंने कहा नीतियां हमेशा गुप्त रहती हैं, चाणक्य ने भी बताया है ये बात। आज हम रणनीति शेयर कर देंगे, पता चला पूरा मामला ही खराब कर देंगे। रणनीति शेयर नहीं करेंगे, बस आपका आह्वान करते रहेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, मजबूती से खड़े रहिएगा। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगा रहा हूं, कुछ लोगों को तुम जगा दो, कुछ लोगों को तुम जगा दो, कुछ लोगों को तुम जगा दो। और मेरे भाइयों, जंग में कागजी अफरात से क्या होता है, जंग में कागजी अफरात से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। 8,000 राजपूत सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80,000 मुगल सैनिकों को धूल चटा दिया था, 80,000 मुगल सैनिकों को धूल चटा दिया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जाते जाते फिर यही कहूंगा, बावन ठाकुर, लाला बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया। बावन ठाकुर, लाला बनिया, मिलकर बदलो अपनी दुनिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग बैठिए सभी लोग।